हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आज चैप्टर 7 का हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर है उसमें हमने एनिमल टिश्यू को पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, चाहे वो इपिथेलियल टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू हो। ओके, और ये जो है एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन जो नीट 2026 का सिलेबस है उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है यूनिट 2 का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एनिमल टिश्यू भी कवर करना है, साथ ही हमको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग ये हमको कंप्लीट करना है। तो फ्रॉग के बारे में तो हमें यहाँ पे एनसीईआरटी में मिल जाएगा, उतना काफी होगा। और इंसेक्ट के बारे में आप जो है ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे फ्रॉग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंसेक्ट में हम कॉकरोच को जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा आपके पास पेन एंड कॉपी होना चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके एंड नोट्स बना सके। सेकेंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 7.2 Frogs. Frogs can live both on land and in freshwater and belongs to the class Amphibia of phylum Chordata. The most common species of frog found in India is Rana tigrina. Okay. तो यहाँ पे ये जो फ्रॉग है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? क्लास एम्फीबिया से। तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो क्लास एम्फीबिया से ये जो फ्रॉग बिलोंग करते हैं, तो एम्फीबिया का यहाँ पे अगर हम वर्ड को तोड़ें तो एम्फी का मतलब क्या होता है? ड्यूअल, एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो ये जो है अगर हम इनके हैबिटाट को देखें तो दे कैन लिव इन एक्वेटिक हैबिटाट। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ भी ये परफॉर्म करते हैं। सेकंड, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लैंड, लैंड में भी ये रहते हैं। तो दोनों जगह यहाँ पर जो है ये रह सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। ओके, तो एम्फीबियंस का एक एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉग दिया गया है। और जो एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है उसमें तो हमने बहुत सारे एम्फीबियंस के बारे में वहां पे पढ़े थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? Clear। अब यहाँ पे कॉमन स्पीशीज ऑफ इंडिया फ्रॉग, इसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया गया है, बायोलॉजिकल नेम दिया गया है राना टिग्रीना, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है आपको जरूर से याद होना चाहिए। Now, they do not have constant body temperature, that is, their body temperature varies with the temperature of the environment. ठीक है, तो अगर आप एम्फीबियंस की बात करें, फ्रॉक्स की बात करें, तो इनके पास जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है नहीं होता। दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड और पोर्क्यूलोथर्म्स कहते हैं। और कोल्ड ब्लडेड या पोर्क्यूलोथर्म्स क्या होते हैं? जो कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर पाते, उनको हम क्या कहते हैं? पोर्क्यूलोथर्मस या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, नाउ you might have also noticed changes in color of the frogs while they are in grasses and on dry land. तो आपने जरूर से ये नोटिस किया होगा कि जो फ्रॉक्स होते हैं, तो अगर वो ग्रीनरी, ग्रीन घास घास के ऊपर है, ठीक है, ग्रासेस के ऊपर है, तो अपना कलर उस तरह से कर लेंगे। अगर वो लैंड में है तो जैसे धूल जो होती है, ठीक है, उस तरह से अपना कलर कर लेंगे। तो ये जो एबिलिटी है, ठीक है, तो दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैमाफ्लॉज कहते हैं। तो फ्रॉक्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। क्यों छुपाएंगे? कोई रीजन तो होगा वहां पे छुपाने का। तो उनके जो एनिमीज है, जो प्रिडेटर है, जो उनको क्या करते हैं? खा लेते हैं। ठीक है, उनसे बचने के लिए जो है ये एक टेक्निक जो है वो अपनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कैमाफ्लॉज कहते हैं। द प्रोटेक्टिव कoloration इज कॉल्ड मिमिक्री। और ये जो प्रोटेक्टिव कoloration जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? मिमिक्री कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कैमोफ्लेज है एंड मिमिक्री है, इसमें कुछ
थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो कैमोफ्लेज है वो क्या है, एबिलिटी टू चेंज द कलर, ठीक है। और यहाँ पे जो मिमिक्री है उसका हम डेफिनेशन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे जो कैमोफ्लेज है, हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। ब्लेंडिंग विद द इन्वायरमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो ये क्या है, एक ब्राउन लैंड है आप कह सकते हैं, वहां पे आपको ये जो फ्रॉग है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या किया है, इन्वायरमेंट के साथ ब्लेंड हो गया है, ठीक है। ये अगर ब्राउन एंड ब्लैकिश एंड येलोइश कलर का है, तो इसने भी अपना बॉडी जो कलर है उसको उसी तरह से चेंज कर दिया है। तो ये क्या हो गया, कैमोफ्लेज हो गया। अब यहाँ पे जो भी इसके एनिमीज आएंगे, प्रेडेटर आएंगे, वो इसको यहाँ पे नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। अब मिमिक्री की अगर हम बात करें, मिमिक्री क्या होती है, कॉपीइंग अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मिमिक्री। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, फ्रॉग है, ठीक है। और ये जो फ्रॉग है ये आपको यहाँ पे कैसा दिख रहा है, या तो ये आपको कीड़े की तरह दिख रहा है, और यहाँ पे जो लीव्स पड़ी हैं उसके जैसे दिख रहा है। तो किसी और ऑर्गेनिज्म को कॉपी करना, वैसा ही हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं, ठीक है। तो कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री समझ में आया। और ये दोनों की दोनों चीजें किस लिए होती हैं, ताकि वो अपने जो प्रिडेटर हैं, एनिमीज हैं, उनसे बच सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैमोफ्लेज और मिमिक्री के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये जो है क्लास 12 में भी एक बार फिर से हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर, ठीक है। तो कभी भी क्या आपने किसी भी फ्रॉग को पीक समर एंड विंटर में देखा है? मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। तो अब हम यहीं पे देखेंगे कि वो जाते कहाँ हैं। जैसे ही बारिश आती है वैसे ही उनकी टर टर की आवाजें आने लगती हैं, और हमें पता चलता है कि अरे यहाँ तो फ्रॉक्स भी रहते हैं। लेकिन जब हम पीक समर एंड विंटर के टाइम में अगर हम देखें, तो हमें वो कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. तो ड्यूरिंग दिस पीक समर एंड विंटर वो क्या करते हैं, डीप गड्ढों में, बरोज मतलब गड्ढों में वो क्या करते हैं, शेल्टर ले लेते हैं। क्यों? ताकि वो अपने आप को हीट एंड कोल्ड से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। दिस इज नोन एज समर स्लीप एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीक समर एंड विंटर के टाइम पे वो शेल्टर ले लेते हैं, डीप बरोस में, गड्ढों में रहते हैं, बाहर में नहीं रहते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो जो है अपने आप को हीट एंड कोल्ड से, ठीक है, एक्सट्रीम एंड हीट एंड कोल्ड से अपने आप को बचा सके। अब जब वो समर में जब ये चीज करते हैं, तो जिसको हम समर स्लीप कहते हैं, इसको हम क्या तो ये इसके लिए वर्ड यूज होता है क्या, एस्टिवेशन। समर स्लीप का मतलब ये नहीं है कि वो पूरे समर जो है सोते ही रहते हैं। पहले मुझे ऐसा ही लगता था जब मैं छोटी थी, ठीक है। तो जब मैं समर स्लीप एंड विंटर स्लीप इस तरह के ये जो टर्मिनोलॉजी सुनती थी, तो मुझे लगता था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये सोते रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो वहां पे एक्टिव कम रहेंगे, लेकिन वो सोते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एस्टिवेशन। तो समर स्लीप का मतलब क्या है कि पीक समर में हीट, एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए वो गड्ढों में जाकर के रहने लगते हैं, इसको हम समर स्लीप कहते हैं। और सेम विंटर स्लीप, विंटर स्लीप को हम क्या कहेंगे, हाइबरनेशन कहेंगे। तो ये डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि एस्टिवेशन क्या है एंड हाइबरनेशन क्या है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 7.2.1 मॉर्फोलॉजी। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग? तो आपने क्या कभी फ्रॉग की जो स्किन है उसको कभी छुआ है? The skin is smooth and slippery due to the presence of mucus. तो इनका जो स्किन होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके जो बॉडी है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। और हमें पता है म्यूकस कब प्रोड्यूस होता है, जब उनके पास म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट हो। ओके, तो इनका जो स्किन है वो कैसा होता है, ग्लैंडुलर होता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन, और हमेशा इनका जो स्किन है वो कैसा होता है, मॉइस्ट कंडीशन में ही होता है। द कलर ऑफ डॉट, ओके, तो पहले हम यहाँ पे स्किन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है देख देख लेते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑलवेज मॉइस्ट होते हैं, स्मूथ एंड स्लिपरी, ओके, स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ग्लैंडुलर स्किन मींस ग्लैंड जो है प्रेजेंट होंगे, स्केल जो है एब्सेंट होंगे। तो जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, क्लास रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं, वहां पे आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे जो एम्फीबिया है उनमें आपको कोई भी स्केल जो है देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द कलर ऑफ dorsal साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स।
On the ventral side of the skin is uniformly pale yellow. ओके, नाउ अगर हम इनके डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक डॉर्सल साइड बॉडी होता है और एक क्या होता है, वेंट्रल साइड बॉडी होता है। तो जो डॉर्सल साइड बॉडी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर बैक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर बैक। ठीक है। तो यहाँ पे जो जब फ्रॉक को आप देखते हैं तो आपको ये वाला पोर्शन दिखता है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो आपको दिखता है इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डॉर्सल कहेंगे या अपर बैक कहेंगे। ठीक है, अपर बैक। और ह्यूमंस में भी अगर आप डॉर्सल की बात करेंगे तो हमारा जो बैक साइड है, ठीक है, जिस जिस साइड हमारा जो है पीठ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डॉर्सल साइड कहेंगे। ठीक है। और हमारा जिस साइड मुंह है, ठीक है, हमारा जो फेस स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलता है उस साइड को पूरा हम क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं। तो इसी तरह से इसका जो नीचे पार्ट है, ये जो फ्रॉग है, मेंढक है, उसका ये जो नीचे पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड या फिर लोअर साइड हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रॉग का जो डॉर्सल साइड है वो कौन से कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डार्क इरेगुलर स्पॉट जो है देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपको डार्क इरेगुलर स्पॉट जो है यहाँ पे इसकी डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो नीचे की तरफ वेंट्रल साइड जो है वो यूनिफॉर्मली होगा। यूनिफॉर्मली का मतलब वहां पे कोई भी इस तरह से इरेगुलर स्पॉट जो है प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। और वो कौन से कलर का होगा, पेल येलो कलर का होगा, जो फीका येलो कलर होता है उस तरह का होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। तो ये जो फ्रॉग है वो कभी भी पानी नहीं पीते। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, कि फ्रॉग जो है कभी भी पानी नहीं पीते हैं। दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब क्यों नहीं पीते हैं, क्योंकि अगर इनको जो भी वाटर की वहां पे नीड होती है उसको वो क्या करते हैं, बॉडी से ही ये जो बॉडी स्किन है उससे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज divisible. Okay, not invisible. Body of a frog is divisible into head and trunk. तो बॉडी, जो फ्रॉग का जो बॉडी है उसको हम हेड एंड ट्रंक में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो दैट इज वन पॉइंट, हेड एंड ट्रंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेड, और इतना यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रंक कहेंगे। अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस फ्रॉग की बॉडी को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पे कोई नेक आपको देखने को मिल रहा है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलता है। तो वैसा जो नेक है, जो गला है, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो फ्रॉग है उसमें जो है ये जो टेल है वो एब्सेंट है। लेकिन अदर मेंबर्स ऑफ जो एम्फीबिया क्लास है उनमें जरूर से टेल जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो एम्फीबिया क्लास की अगर हम बात करें तो वहां पे टेल प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे कि फ्रॉग में यहाँ पे टेल क्या होता है, एब्सेंट होता है, और बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं उनमें जो है प्रेजेंट होंगे। ठीक है। चलिए, अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। तो माउथ के ऊपर, ठीक है, मुंह के ऊपर, इनके मुंह के ऊपर क्या होता है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होता है। तो जैसे हमारा जो नोज है, हमारे जो नोज है, तो वहां पे आपको दो जो है छेद देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो यही चीज जो है, ये जो फ्रॉग्स है, मेंढक है, इनके माउथ के ऊपर भी पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स में टू नॉस्ट्रिल जो है प्रेजेंट होंगे, जहां से वो क्या करते हैं, अगर उनको पल्मोनरी यानी लंग के थ्रू अगर उनको रेस्पिरेशन करना है तो वहां से वो क्या करते हैं, अपना जो सांस है उसको अंदर लेते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। तो यहाँ पे आईज की बात करें तो आईज जो है बल्ज्ड होती हैं। आईज बल्ज्ड का मतलब क्या होता है, इनकी आंखें थोड़ी सी निकली हुई होती है। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इनकी आंखें कैसे होती है, निकली हुई। कवर्ड बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करता है जब ये जो है मेंढक जो है या फ्रॉग जो है वाटर में रहते हैं तब। ठीक है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है आपको कुछ क्लासेस ऑफ फिशेस में भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। नाउ ऑन आइदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल्स। तो यहाँ पे टिम्पेनम जो कि मेम्ब्रेनस होता है इज इक्वल टू ईयर। तो यहाँ पे ईयर के नाम पे जो फ्रॉग होते हैं उनमें टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इस इमेज में आपको ये जो यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है यही क्या है, टिम्पेनम है। ये क्या है, टिम्पेनम है, जो कि जो भी साउंड सिग्नल्स है उसको क्या करता है, वो रिसीव करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प इन।
स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। तो यहाँ पे आपको जो है 2 पेयर्स ऑफ लिम्स जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 लिम्स होगा एंड हिंड लिम्स होगा। तो जो 4 लिम्स होंगे वो भी 2 होंगे एंड हिंड लिम्स होंगे वो भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो टोटल यहाँ पे 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम 2 पेयर ऑफ लिम्स जो है कह सकते हैं, ठीक है? जैसे कि जो ह्यूमन्स है उनके पास भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, 2 हमारे पास हिंड लिम्स का मतलब क्या होता है, हमारा जो हैंड है, ठीक है? हैंड्स है उसको हम क्या कहेंगे, हिंड लिम्स कहेंगे। और जो पैर है, जो लेग्स हैं हमारे उसको हम क्या कहेंगे, 4 लिम्स कहेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स जो है प्रेजेंट होता है। क्लास एम्फीबिया की अगर हम बात करें तो वहां पे जो एक दो एक्सेप्शन है जहाँ पे लिम्स जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हमने एनिमल किंगडम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। नाउ, तो ये जो पेयर ऑफ लिम्स है, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स, ये किसके लिए काम आते हैं? स्विमिंग के लिए काम आते हैं, पानी में तैरने के लिए। वॉकिंग के लिए काम आता है, ठीक है? लीपिंग, लीपिंग का मतलब होता है उछलना, कूदने के लिए काम आता है। बरोइंग की अगर हम बात करें तो गड्ढे खोदने के लिए ये काम आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं। The hind limbs end in 5 digits and they are larger and muscular than forelimbs that end in 4 digits. देखो, तो यहाँ पे ये जो फोर लिम्स होता है, तो ये जो 4 लिम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एंड इन 4 डिजिट्स। तो यहाँ पे आपको 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर दिखता है फिगर 7.1 में। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 एंड 4, 4 डिजिट्स में ये क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। और हिंड लिम्ब की अगर हम बात करें तो हिंड लिम्ब जो है एंड्स विद दी 5 डिजिट्स। तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स आपको हिंड लिम्ब में देखने को मिल रहे हैं, लार्जर होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हिंड लिम्ब है वो 4 लिम्ब से क्या है, बड़ा है, मस्कुलर होगा, ठीक है? एंड वेब डिजिट्स होंगे। वेब डिजिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे जो फिंगर्स हैं, ठीक है? फिंगर्स हैं या फिर तो हमारे पैर के फिंगर्स हो गए या हैंड्स के फिंगर्स हो गए, तो हमारे इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है? नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस प्रेजेंट है, ठीक है? लेकिन इन लोगों का क्या होता है, यहाँ पे वेब लाइक। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको यहाँ पे जॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज जो वेब टाइप का जो आपका डिजिट्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्विमिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंड लिम्ब है वो 5 डिजिट्स में एंड होगा एंड जो 4 लिम्स है वो 4 डिजिट्स में एंड होगा। हिंड लिम्ब जो है वो बड़ा होगा, 4 लिम्ब से मस्कुलर होगा एंड वेब लाइक होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। फीट हैव वेब डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। तो ये चीज हमने पहले ही देख ली। नाउ frogs exhibit sexual dimorphism. Male frogs can be distinguished by the presence of a sound-producing vocal sac and also a copulatory pad on the first digit of the forelimbs, which are absent in the female frogs. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड का नाम यहाँ पे आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, when males and females of the same species show differences in external appearance apart from the reproductive organs, it is called sexual dimorphism. तो देखो, जो मेल होते हैं एंड फीमेल होते हैं, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है? तो उससे तो आप पहचान ही सकते हैं कि ये जो मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब कुछ ऐसे एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं, ठीक है? ऐसे एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं जिससे कि आप उनके बिना बिना उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखे बिना ही आप बता दोगे कि ये जो मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो इस तरह का अगर आपको कुछ भी यूनिक कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है मेल एंड फीमेल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये कहाँ पे होगी, सेम स्पीसीज में होगी। तो जैसे कि यहाँ पे जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। तो ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक है ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेल फ्रॉग्स में ही देखने को मिलेगी, फीमेल फ्रॉग्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? नाउ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ दी 4 लिम्स। तो यहाँ पे जो कॉपुलेटरी पैड है, जो है जो 4 लिम्स है, तो आगे के जो 4 लिम्स है वहां पे आपको देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉपुलेटरी पैड है वो होता क्या है। तो देखो, तो जो कॉपुलेटरी पैड होता है जिसको हम न्यूप्शियल
पैड इन फ्रॉग्स भी कहते हैं। लोकेशन हम कहें तो फर्स्ट डिजिट थंब ऑफ मेल फ्रॉग्स फोर लिम्स। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, तो यहाँ पे इनका जो इस तरह से वो क्या होगा, मस्कुलर एंड मोटा होगा, और ये बाकी सारे जो है इस तरह से पतले होंगे, ठीक है। नेचर की बात करें, थिकंड होता है, थोड़ा कुशन लाइक होगा, रफ होगा, डार्क कलर्ड होगा, ग्लैंडुलर एंड स्वेलिंग। तो आपको लगेगा कि वहां पे स्वेलिंग है, सूजन है। अपीयरेंस की बात करें तो मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा वो आपको आराम से आप उसको देख सकते हैं, ड्यू टू हार्मोन एक्टिविटी। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स द मेल होल्ड द फीमेल फर्मली ड्यूरिंग द मेटिंग। तो जब मेल एंड फीमेल जो है मीटिंग करते हैं, तब ये जो मेल फ्रॉग है वो फीमेल फ्रॉग को क्या करता है, वहां पे पकड़ने का काम करता है थ्रू दिस कॉपुलेटरी पैड। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। प्रिवेंट स्लीपिंग इन वाटर वाइल द मेल क्लैप्स द फीमेल बॉडी। तो जब मेल जो है फीमेल बॉडी को इस तरह से पकड़ करके रखता है, तो वो जनरली वाटर एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे वो स्लिप होने का डर नहीं होता है। तो तो ये जो प्रोसेस है वो इंश्योर करता है प्रॉपर रिलीज ऑफ स्पर्म ओवर एग्स, सिंस फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स इज एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है फ्रॉग्स में वो एक्सटर्नल होता है, आउटसाइड दी फीमेल बॉडी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉपुलेटरी पैड है उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा या फंक्शन हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉक्स में देखने को मिलेंगे, एंड फोर लिम्स में ही आपको ये देखने को मिलेंगे। और ये दोनों के दोनों जो साउंड वोकल सैक है एंड कॉपुलेटरी पैड है वो क्या होगा, फीमेल फ्रॉक्स में एब्सेंट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 7.2.2 एनाटॉमी की। The body cavity of frogs accommodates different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, and reproductive system with well-developed structures and functions. ठीक है। तो ये जो बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग है, देखो बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे कोई ट्यूब देखते हैं, ठीक है। तो ट्यूब का इस तरह से एक्सटर्नल जो है आपको जो भी बॉडी है वो दिखता है, और जब आप उसके अंदर झांक करके देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, पूरा कैविटी होती है, ठीक है, एम्प्टीनेस, वो पूरा खाली होता है। तो इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका भी जो बॉडी है वो क्या है, ट्यूब लाइक ही तो है, क्या है, ट्यूब लाइक ही तो है, ठीक है। तो बाहर से आपको जो है, जैसे आप किसी ट्यूब को देखते हैं तो आपको उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखता है, वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म का दिखता है, लेकिन अंदर से जब आप देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो वो इसी तरह से कैविटी ही होता है, वहां पे खाली होता है, जहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो लगे हुए रहते हैं अलग अलग काम के लिए, ठीक है। तो तो फ्रॉक्स की जो बॉडी कैविटी है वहां पर आपको बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद कल के लेक्चर में हम सर्कुलेटरी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें आपको दो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। The alimentary canal is short because frogs are carnivores and hence the length of the intestine is reduced. And that is the very important point कि यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स जो है कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि मीट खाते हैं, ठीक है, फ्लैश जो खाते हैं। तो फ्रॉग्स क्या खाता है, कीड़े मकोड़ों को ही तो खाता है, वर्म्स को खाता है। तो ये क्या हो गया, कार्निवोर्स हो गए। तो कार्निवोर्स का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है। और शॉर्ट होता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। तो जो इंटेस्टाइन का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है कि कार्निवोर्स का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो छोटा है। ओके, तो देखो जो हर्बीवोर्स होते हैं और जो कार्निवोर्स होते हैं, तो कार्निवोर्स यहाँ पर फ्लैश खाते हैं, ठीक है। जैसे कि और फ्लैश में क्या होता है, जनरली प्रोटीन एंड फैट्स होता है, इजिली डाइजेस्टेबल कंपेयर टू सेलुलोज। लेकिन अगर ठीक है, अगर हम हर्बीवोर की बात करें तो वो प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज होता है, उनका सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना हुआ होता है। तो ये जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट करने में हार्ड होता है, एज कम्पेयर टू जो भी प्रोटीन एंड फैट्स होती है उनसे, ठीक है। तो इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है या इंटेस्टाइन होता है वो वेरी लॉन्ग होता है।
और जो कार्निवोर होते हैं उनका जो इंटेस्टाइन है और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। जब वो खाते हैं तो वो प्रोटीन और फैट्स खा रहे होते हैं और वो डायरेक्ट जो है एक शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल में ही वो क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है। अब अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो है कार्निवोर है, जो इंसेक्ट, वर्म्स, स्मॉल एनिमल्स को खाता है। और फूड की अगर हम बात करें तो ये कैसे होंगे, प्रोटीन रिच होंगे, फैट रिच होंगे और कोई भी सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होगा। प्रोटीन डाइजेशन बाय एंजाइम पेप्सिन ट्रिप्सिन इज फास्ट। तो प्रोटीन डाइजेशन जो है यहाँ पे पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दो तरह के एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। Thus, frogs don't need long intestine, short alimentary canal is sufficient. तो इसीलिए जो frogs होते हैं उनको लॉन्ग इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं होती, एलिमेंट्री कैनाल जो है उनकी फूड के डाइजेशन के लिए सफिशियंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। कि जो भी फ्रॉग्स हैं वो कैसे होते हैं, कार्निवोर होते हैं, इसीलिए उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होता है, छोटा होता है। नाउ द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी that leads to the oesophagus through pharynx. Oesophagus is a short tube that opens into the stomach, which is turn continues as intestine, rectum, and finally opens outside by the cloaca. ओके अब यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिया गया है। अब हम उसी को देखते हैं यहाँ पे कि एलिमेंट्री कैनाल में आता क्या क्या है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें पूरे एलिमेंट्री कैनाल का क्या दिया गया है, सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ, फूड जो है माउथ में आएगा, माउथ से वो बकोफेरिंजियल कैविटी में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो फेरिंग्स में जाकर के ओइसोफेगस, तो ओइसोफेगस क्या होता है, शॉर्ट ट्यूब टाइप होता है। तो यहाँ पे आपको ये माउथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये बको फेरिंजियल कैविटी जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो रीजन हो जाएगा वो फेरिंग्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक ओइसोफेगस शॉर्ट ट्यूब, तो इस तरह से वो शॉर्ट ट्यूब होता है, ट्यूब आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे स्टमक जो है यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टमक हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर स्टमक के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फ्रॉग में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो डिओडिनम एंड इलियम दो पार्ट में वो डिवाइड होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रॉग के सिर्फ और सिर्फ रेक्टम प्रेजेंट होता है। और उसके बाद फिर क्लोआका प्रेजेंट होता है, और क्लोआका के ओपनिंग के थ्रू ही जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या कर सकते, उसको जो फ्रॉग है वो क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? माउथ से लेकर के क्लोआका तक ये सारे जितने भी आपको ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं फ्रॉग में? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्टमक वॉल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लीवर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और वहां पे गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा। लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर में बाइल जो है स्टोर होता है। पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज भी क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का नाम क्या है, यहाँ पे क्रिप्स ऑफ लिबर को नाम है, और जो कि इलियम वॉल, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये डिओडिनम एंड इलियम में क्या है, डिवाइडेड है। तो इलियम का जो वॉल है, ठीक है, इलियम का जो वॉल है वहां पे आपको ये जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है आपको देखने को मिलता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है खाने को पचाने के लिए। तो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। नाउ पेनक्रियाज, अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में हम कुछ कुछ बातें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो माउथ है ये क्या होता है, वाइड ओपनिंग एट एंटीरियर एंड लीड्स इनटू द बकल कैविटी। तो माउथ जो है आपका एक वाइड ओपनिंग होता है, एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। एंटीरियर का मतलब सामने की तरफ। ठीक है, अब ये कहाँ पे, बकल कैविटी में जो है आपका खुलता है। तो माउथ हुआ, फिर उसके बाद माउथ को जैसे ही आप खोलोगे आपको बकोफेरिंजियल कैविटी देखने को मिलेगा। अब ये जो बकोफेरिंजियल कैविटी है इसमें आपको मैक्सिलरी एंड वोमेरिन टीथ देखने को मिलेगा। मैक्सिलरी एंड वोमेरिन टीथ का मतलब नॉन चीविंग, जैसे हम चबाते हैं तो इस तरह से ये नहीं चबाएंगे। ओनली फॉर ग्रास्पिंग प्रे, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं, प्रे को ग्रास्प करते हैं, पकड़ते हैं। टंग की अगर हम बात करें तो स्टिकी एंड बाइलोब्ड आपको टंग देखने को मिलेगी, यूज टू कैप्चर इंसेक्ट। तो आप जरूर हम देखे होंगे किसी वीडियो में कि जो
फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो जीभ होती है उसको बाहर निकाल करके जो इंसेक्ट है उसको कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। ओके, तो टंग यहाँ पे बाई स्टिकी होगा, बाइलोब्ड होगा, ताकि वो इंसेक्ट को पकड़ सके। ओपनिंग ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब्स टू टिम्पैनम। तो जो टिम्पैनम होता है वो क्या होता है, ईयर होता है, ठीक है। तो ईयर से लेकर के, ईयर और माउथ, तो ईयर से लेकर के यहाँ पे माउथ तक क्या होता है, एक ट्यूब होता है। उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, यूस्ट्रेकियन ट्यूब कहते हैं। और ये जो ट्यूब है वो भी कहाँ पे खुलता है, माउथ में ही खुलता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आपका ये जो बकोफेरिंजियल कैविटी है वो फेरिंग्स में आगे एक्सटेंड होता है। और ये जो फेरिंग्स है ये क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये यहाँ पे जो है फूड एंड एयर दोनों ही आते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब एयर, और खाना खाते हैं तब फूड। तो ये क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। लीड्स इनटू द ओइसोफेगस। और ये जो फेरिंग्स है ये ओइसोफेगस में खुलता है, जो कि एक शॉर्ट ट्यूब होता है। तो ये जो ओइसोफेगस है ये शॉर्ट मस्कुलर होता है, स्ट्रेट ट्यूब है। क्या है ये, इस तरह से स्ट्रेट ट्यूब है। कनेक्ट्स फेरिंग टू स्टमक। ये फेरिंग्स और स्टमक को क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे माउथ हो गया, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल माउथ हो गया, ये हो गया बको फेरिंजियल कैविटी हो गया, या बकल कैविटी हो गया। फिर उसके बाद ये शॉर्ट ट्यूब हो गया, फिर ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है, आपको इस तरह से स्टमक जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है क्या है, फेरिंग्स है, और ये क्या है, स्टमक है। और ये क्या है, ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस जो है यहाँ पे फेरिंग्स एंड स्टमक को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक जो है जे शेप्ड का होता है, लार्ज एंड मस्कुलर सैक होता है, डिवाइडेड इनटू कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट होते हैं यहाँ पे। तो ऊपर स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक, एंड नीचे वाले पार्ट को हम पाइलोरिक कहते हैं। सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, एचसीएल एंड पेप्सिन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, स्टमक जो है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डियोडिनम और इलियम। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम पे डियोडिनम एंड इलियम है। तो डियोडिनम रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज। एंड इलियम की बात करें तो इलियम जो है लॉन्ग एंड कॉइल्ड पार्ट वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर। लार्ज इंटेस्ट, उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेक्टम प्रेजेंट होता है। रेक्टम इज इक्वल टू लार्ज इंटेस्टाइन इन फ्रॉग। तो रेक्टम जो है शॉर्ट होता है, वाइट ट्यूब फॉर दी वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब करता है। और ये जो रेक्टम है ये क्लोआका में क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। और ये जो क्लोआका होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है किसके लिए, जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कॉमन चैम्बर होता है डाइजेस्टिव ट्रैक से जो भी एक्सक्रीशन वहां पे हो रहा है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो भी वहां पे वेस्ट मटेरियल है, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो भी वहां पे गैमिट्स हैं, तो उसके लिए ये जो क्लोआका है वो एक कॉमन चैम्बर होता है, ठीक है। और दिस क्लोआका ओपन्स आउटसाइड थ्रू दी क्लोआका अपर्चर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम इमेज देखें तो देखो, यहाँ पे ये क्या है, ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस, ठीक है। ओइसोफेगस के बाद यहाँ पे ये स्टमक दिया गया है। स्टमक जो है यहाँ पे इंटेस्टाइन में खुल रहा है। इंटेस्टाइन में आपको डियोडिनम एंड इलियम जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो इंटेस्टाइन है, ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के बाद आपका ये रेक्टम है। रेक्टम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये क्या है, क्लोआका है। एंड क्लोआका का ये जो है ये क्या है, क्लोआका ओपनिंग है या क्लोआकल ओपर्चर है। तो जहां से जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल है या एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, वो सारे के सारी चीजें यहीं से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, कि ये जो ब्राउन वाला जो पोर्शन है ये क्या है, लीवर है। तो लीवर क्या है, एक ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर जो है यहाँ पे शो हो रही है। लीवर जो है क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये जो है गॉल ब्लैडर में सेव होता है, ठीक है, स्टोर होता है। और यहीं पर ही आपको एक लीवर, नॉट लीवर, पेनक्रियाज जो है, आपको एक और ग्लैंड जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि इस इमेज में नहीं दिया गया है, लेकिन फ्रॉग में जो है पेनक्रियाज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो वहां पे स्टार्टिंग में आपको क्या बोला गया था, कि जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एंड फूड इज कैप्चर बाय दी बाइलोब टंग।
फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइल ऑफ टंग, और ये जो टंग होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। ठीक है। नाउ डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट ही कहाँ से होता है, स्टमक से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको HCl एंड गैस्ट्रिक जूस जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो स्टमक जो वॉल है, ठीक है, इस तरह से जो स्टमक वॉल है, तो ये जो वॉल है यहाँ पे आपकी जो स्टमक ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होंगे, और आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस या HCl जो है ये जो ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो डाइजेशन ऑफ फूड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन होगा। तो इंजेशन में क्या होगा, फ्रॉग जो है कैप्चर करेगा इंसेक्ट एंड वर्म को, ठीक है, थ्रू देयर बाइलोब्ड एंड स्टिकी टंग। फूड एंटर्स बकोफेरेंजियल कैविटी वेयर इट्स हेल्ड बाय टिप। ओके। तो फूड जो है माउथ में होगा, फिर उनके जो टिथ होगा उससे वो उसको क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेशन नॉट इन स्टार्ट डाइजेशन अनलाइक ह्यूमंस। तो देखो जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनमें जो फूड का डाइजेशन होता है वो माउथ में ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है सलाइवा के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो फ्रॉग है उनमें जो सलाइवा होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेंट, जो भी वहाँ पे इंसेक्ट है, जो भी इनका फूड है, इंसेक्ट है वर्म, उसको क्या करेगा, लुब्रिकेट करने का काम करेगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। सबसे पहले डाइजेशन यहाँ पे स्टमक में ही स्टार्ट होता है। ठीक है। फूड पासेस थ्रू दी फेरिंग्स, ओसोफेगस एंड स्टमक। अब यहाँ पे ये जो स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, तो वो HCl सिक्रीट करेंगे जो कि एसिडिक मीडियम बनाएगा, एंड पेप्सिनोजन होगा जो कि एक्टिवेट इनटू पेप्सिन। तो पहले HCl सिक्रीट होता है, और HCl की वजह से ये जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है। नाउ प्रोटीन्स, जो भी प्रोटीन्स होंगे उस इंसेक्ट में, उस वर्म में, तो वो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल डाइजेशन कहेंगे। तो स्टमक में हमारा जो है पार्शियल डाइजेशन ही होता है, जो भी हमारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो वहां पे थोड़े बहुत ही डाइजेशन वहां पे होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। नाउ partially digested food called chyme is passed from stomach to the first part of the small intestine, the duodenum. तो यहाँ पे अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है। स्टमक किसमें ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे फ्रॉग में आपको डिओडिनम देखने को मिलेगा एंड इलियम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको हम क्या कह रहे हैं, काइम, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज इक्वल टू काइम। तो स्टमक में हमारा जो भी फूड है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, उसको हम क्या करें, काइम। तो ये जो काइम है अब डिओडिनम में एंटर करेगा। नाउ हियर इट मिक्स विद द बाइल फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। तो यहाँ पे डिओडिनम में ये जो फूड है, काइम है, वो किससे मिक्स होता है, बाइल से मिक्स होता है। और ये जो बाइल बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियास से आता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे कहा गया है, द डिओडिनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो डिओडिनम है वो बाइल कहाँ से रिसीव कर रहा है, गॉल ब्लैडर से। लेकिन गॉल ब्लैडर जो है, बाइल का सिक्रीशन गॉल ब्लैडर ने किया है क्या, नहीं। बाइल का जो सिक्रीशन है वो लीवर ने किया है। और गॉल ब्लैडर में ये जो बाइल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोर होता है। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग पॉइंट फॉर यू गाइस। ये अच्छे से याद कर लो कि जो लिवर है वो जो है बाइल प्रोड्यूस करेगा, और वो जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। फिर जब भी डिओडिनम में कोई खाना होगा तो उसको पचाने के लिए ये जो गॉल ब्लैडर है वो डिओडिनम में क्या करेगा, अपना जो है बाइल जो है उसको भेजेगा। ठीक है। और यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस है जो कि पेनक्रिया से रिलीज हो रहा है, वो भी यहाँ पे डिओडिनम में ही आकर के गिरता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। नाउ बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे जो बाइल होता है, बाइल सॉल्ट होता है, वो क्या करता है, इमल्सिफाई फैट्स, मतलब ब्रेक इनटू स्मॉल। अब यहाँ पे इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये फैट मॉलिक्यूल है। तो फैट मॉलिक्यूल को इमल्सिफाई करने का मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इसको क्या करना होता है, तोड़ना होता है। यहाँ पे जो बाइल है वो कोई भी डाइजेशन नहीं करता, फैट का डाइजेशन डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो फैट है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या ड्रॉपलेट्स में तोड़ना क्या कहलाता है, इमल्सिफाई कहलाता है। और ये कौन करता है, बाइल कहलाता है। और बाइल कहाँ सिक्रीट होता है, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में।
नाउ आगे बढ़ते हैं। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस में आखिर होता क्या है? तो बाइल सॉल्ट जो है वो तो लिवर से आ रहा है, ठीक है? जो कि फैट है उसको इमल्सिफाई करेगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करेगा। पैंक्रियाटिक जूस में आपको ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम देखने को मिलेगा, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज आपको मिलेगा, एमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में बदलता है। लाइपेज एंजाइम आपको मिलेगा पैंक्रियाटिक जूस में, जिसमें लाइपेज होगा, और ये जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, डाइजेस्ट करने का मतलब होता है तोड़ना। जैसे कि अगर प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, उसको मैं अमीनो एसिड में तोड़ूंगी, क्योंकि अमीनो एसिड जो है सिंपल फॉर्म है। ठीक है, तभी तो मैं उस अमीनो एसिड को क्या कर पाऊंगी, यूज कर पाऊंगी। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर तोड़ना। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में, पेनक्रियास से जो भी जूस सिक्रीट हो रहा है उसमें इस तरह इतने सारे एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। तो इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, और ये जो सक्कस इंटेरिकस है इसमें पेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि ये जो पेप्टाइड है, ठीक है, ये जो पेप्टाइड है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टेज होता है, और ये माल्टेज है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? पेनक्रियाटिक जूस क्या है, इंटेस्टाइनल जूस क्या है, और ये जो जूस है ये सारे के सारे जो है खाने को पचाने के लिए ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सारे खाने का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में डाइजेस्ट होगा, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में डाइजेस्ट होगा, और फैट जो है वो फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में डाइजेस्ट होगा। ठीक है, ये जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हीं को ही हम एज अपना एनर्जी सोर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट गए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। Digested food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi or microvilli. ओके, तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है फिंगर लाइक फोल्ड्स इन इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कॉल विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो यहाँ पे ये जो आपको इंटेस्टाइन देखने को मिल रहा है, तो ये जो इंटेस्टाइन का जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको इस तरह से क्या दिखेंगे, माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई कहेंगे। क्या कहेंगे हम यहाँ पे, इसको माइक्रोविलाई कहेंगे। और यही क्या करेंगे, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। ये जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, उसको उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, नाउ अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे विलाई या माइक्रोविलाई क्यों है? तो विलाई या माइक्रोविलाई की जरूरत हमें इसलिए होती है ताकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो, सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो जितने ज्यादा यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, उतना ही ज्यादा जो है हमारा सरफेस एरिया बड़ा होगा, और सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा फूड का क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। नाउ द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम, पासेस आउट थ्रू क्लोआका। तो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड है, जिससे हमको अब और कुछ नहीं मिलने वाला, उसको जो है बॉडी क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पहले रेक्टम में जाता है इंटेस्टाइन से, फिर उसके बाद उसको क्लोआका के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे रेक्टम में आएगा इंटेस्टाइन से, फिर उसको हम ये क्लोआका के थ्रू, क्लोआका में पहले जाएगा, फिर क्लोआकल अपर्चर के थ्रू यहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट जो मटेरियल है वो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय विलाई ऑफ इलियम इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, इंजेक्शन की एजेशन की अगर हम बात करें, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है रेक्टम में जाएगा इंटेस्टाइन से, फिर क्लोआका एंड देन क्लोआका अपर्चर आउटसाइड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया गया है ताकि आप बहुत अच्छे से इसको याद कर पाए कि जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। इसमें पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तोड़ता है। डिओडिनम में बाइल और पेनक्रियाटिक जूस जो है आकर के मिलते हैं, सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, और बाइल जो है फैट को इमल्सिफाई करता है, सिर्फ तोड़ता है, और पैनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन ये सारी चीजें उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है।
इलियम में आपको इंटेस्टाइनल जूस देखने को मिलता है जिसमें पेप्टाइडेज, मार्टेज, लाइपेज ये सारे क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम अगर बात करें फ्रॉग वर्सेस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बीच में आपको डिफरेंस दिया गया है। तो डाइट टाइप की, तो डाइट की अगर हम बात करें तो फ्रॉग क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, इंसेक्ट वर्म्स इस तरह से फ्लैश खाते हैं। ह्यूमन की बात करें तो ओमनीवोर्स होते हैं, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। एनिमल एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ जो है कार्निवोर में शॉर्ट होगा एंड ह्यूमंस में लॉन्ग होगा। ठीक है, लॉन्ग होता है क्योंकि आ, हम प्लांट्स खाते हैं तो उनमें सेल्यूलोज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको ज्यादा टाइम लगता है। ओके, टीथ की अगर हम बात करें तो इनमें मैक्सिलरी एंड वोमेरिन टीथ प्रेजेंट होता है जो कि क्लीविंग जो है नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रे को पकड़ने के लिए काम आता है। यहाँ पे जो हमारा टीथ है हमको हमारा यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टीथ जो है प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉर द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। टंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टंग है वो बाई फोल्डेड एंड स्टिकी टंग होता है ताकि वो इंसेक्ट कैप्चर कर सके। और हमारा जो टंग है ह्यूमंस का वो मस्कुलर होता है। ठीक है, यूज्ड इन चीविंग, टेस्टिंग एंड swallowing एंड स्पीच, बोलने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स टू ओइसोफेगस की बात करें तो फ्रॉग में ये कैसा होगा, शॉर्ट होगा, लेकिन ह्यूमंस में लॉन्गर होता है। स्टमक की बात करें तो फ्रॉग में जे शेप्ड है विथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और एंड ह्यूमंस में भी जे शेप्ड होगा स्टमक जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहां पे भी प्रेजेंट होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो फ्रॉग में शॉर्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ डिओडिनम एंड इलियम ही प्रेजेंट होगा, लेकिन ह्यूमंस में ये जो है 1 से 2 मीटर तक भी लंबे ये जाते हैं, वेरी लॉन्ग होते हैं। और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें फ्रॉग में तो वो बहुत छोटा होता है, ओनली रेक्टम। ठीक है, रेक्टम टू क्लोआका, तो इतना ही पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन हम कहते हैं। जबकि ह्यूमन में वेल डेवलप्ड होता है, इसमें आपको सीकम, कॉलन, रेक्टम एंड एनस ये चारों पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्लोआका और एनस जिसको कह रहे हैं, तो क्लोआका जो है कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ह्यूमंस में सेपरेट एनस प्रेजेंट होता है, वहां पे कोई भी क्लोआका नहीं प्रेजेंट होता। क्लोआका जो है फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, एनस जो है ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ओनली फॉर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, तो जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम एक्सक्रीट करने के लिए उसका यूज करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो फ्रॉग में गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है प्रेजेंट होंगे। ये सारी चीजें ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन ये फ्रॉग से बहुत ज्यादा डेवलप होंगी। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट होगा, और हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही चालू हो जाता है, लेकिन फ्रॉग का जो डाइजेशन है वो उसके स्टमक से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यूज हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए। ये सारे जो क्वेश्चन है वो लेक्चर से ही रिलेटेड है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देख लिया है तो आपको आपसे ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये भी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल।